नमस्कार साथियों। आज चिंतन में आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाएं। जब भी समाज निर्माण की बात उठती है तो इसकी प्राथमिक इकाई इंसान से विचार करना अभिष्ट रहता है, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है। जो प्रवृत्तियां व संस्कार व्यक्ति परिवार को जकड़े रहते हैं वे ही प्रकारांतर में समाज के अभ्युदय में बाधक एवं सहायक सिद्ध होते हैं। समाज का विकास क्रम बताता है कि मनुष्य आदिम युग से चलकर आधुनिक युग तक प्रगति करते करते अपनी मूल प्रवृत्तियों को छोड़ता व मनोवांछित संस्कारों को ग्रहण करता चला आया है। हालांकि परिवार व वंशानुक्रम का अपना प्रभाव रहता है। वातावरण के प्रभाव में व्यक्तित्व को बनते बिगड़ते देखा जाता है, फिर भी इन्हें पत्थर की लकीर नहीं कहा जा सकता। हे परिस्थितियों में जन्मे पले लोगों में से असंख्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने संचित कुसंस्कारों की केचुली को साहसपूर्वक उतार फेंका और दिशा बदलकर उस ओर चल पड़े जिस ओर उस समुदाय का कोई कदाचित ही चला हो। रैदास, कबीर, दादू, नानक आदि संतों, बुद्ध, महावीर, समर्थ रामदास, अरविंद जैसे आदि महामानवों में से एक भी ऐसा नहीं था जिनकी सहायता का श्रेय उनकी प्रारंभिक परिस्थितियों को मिल सके। कुछ तो ढलती आयु में बदले और इस जन्म के अभ्यस्त कुसंस्कारों को तिनके की तरह तोड़ने में समर्थ हुए। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, चंड, अशोक, अजामिल, बिल्व, मंगल आदि की लंबी श्रृंखला ऐसे अप्रत्याशित परिवर्तन की संभावना सिद्ध करने के लिए साक्षी रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। यह सब इसलिए कहा जा रहा है कि जीवन दर्शन में उत्कृष्टता का समावेश करने, दृष्टिकोण में आदर्शवादी मान्यताओं को स्थान दिलाने की अनिवार्यता महत्ता को समाज को दिशा दिलाने वाले मनीषी भली प्रकार समझ ले। यह एक शाश्वत एवं सामयिक आवश्यकता है जिसे इन दिनों हर कीमत पर पूर्ण किया जाना है, अन्यथा लोक प्रवाह जिस दिशा में बह रहा है उसे देखते हुए स्वार्थपरता और आक्रामकता की बढ़ती हुई प्रवृत्तियां सारे वातावरण को विषाक्त किए बिना न रहेंगी। यह विषाक्तता अंततः अराजकता की गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी। फलस्वरूप सामूहिक आत्महत्या जैसे महाविनाश के दृश्य उत्पन्न होंगे। आवश्यक नहीं कि इसके लिए परमाणु बम ही बरसे। आपाधापी की विकृति ने एक दूसरे को चीर खाने के लिए उत्साहित किया है। ऐसे में विजयी पराजित दोनों ही अपना अस्तित्व गंवा बैठते हैं। इस तथ्य की साक्षी में प्राणी जगत के अनेकों उद्धत समुदायों के उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जो कभी बहुत समर्थ रहे हैं किंतु अब उनका कोई अता पता शेष नहीं। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं हो सकता। वह शालीनता और उदार सहकारिता की नीति अपनाकर आगे बढ़ा है। इसके विपरीत भावना क्षेत्र में दुष्ट दुर्बुद्धि का समावेश कितनी समस्याएं और विभीषिकाएं उत्पन्न करता है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपने चारों ओर पग पग पर उपस्थित देख सकते हैं। निसंदेह रूप में शालीनता ही एकमात्र वह आधार है जिसे अपनाकर मनुष्य सुखी संतुष्ट रह सकता है और प्रगति पथ पर अनवरत क्रम से समुचे समुदाय के साथ आगे बढ़ सकता है। उसकी जितनी उपेक्षा होगी दुष्परिणामों की उतनी ही दुर्वृद्धि होगी। आज के लाभ भर की बात समझने वाले जीवधारी भी स्तर की दृष्टि से उपहासास्पद बने हुए हैं। मनुष्य भी यदि दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्यायनिष्ठा, सहकारिता, संयमशीलता जैसी गर्मामय सत्वृत्तियों का अवलंबन त्यागता है तो प्रस्तुत संपदा एवं चतुरता भी उसे दुर्गति से बचा नहीं सकेगी। बढ़े हुए साधन उसे अधिक तेजी से महाविनाश के गर्त में गिराने की भूमिका प्रस्तुत करेंगे। सामयिक एवं भावी विपत्ति से बचने का, शांति एवं प्रगति का उज्जवल भविष्य की संरचना का एक ही मार्ग है कि लोक चिंतन एवं लोक व्यवहार में सदाशयता का उच्च स्तरीय समावेश हो। समाज में ऐसी परंपराएं चलें जिसमें एक दूसरे के प्रति स्नेह सम्मान का प्रतिपादन हो और जिनमें संयमशीलता, सच्चरित्रता के उदार सहयोग में एक दूसरे से आगे बढ़ने की स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता आगे दिखाई पड़े। इन दिनों इसकी आवश्यकता समझी तो जा रही है किंतु उसके लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं वे सर्वथा उथले, अधूरे, कागजी एवं सतही हैं। प्रवचन लेखन से आदर्शों की महत्ता बताने के प्रयत्न होते रहते हैं, मानो किसी को इससे पूर्व उन बातों की जानकारी ही न रही हो। सच तो यह है कि जिन्हें उपदेश दिए जाते हैं वे सभी उसकी तरह शिक्षाएं अपने से छोटों को दिया करते हैं। फिर एक दूसरे के साथ इस प्रकार के खिलवाड़ जैसे विनोद कौतुक की विडंबना रचने से अधिक कुछ हस्तगत होने वाला नहीं। लोक चेतना में अवांछनीयता का असाधारण समावेश
प्रचलन द्वारा उसका समर्थन पोषण ऐसा संकट है जिसे उबरने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करने होंगे। राजक्रांति कुशल योद्धाओं की रणनीति द्वारा सफल हो सकती है। अर्थ क्रांति के लिए यदि उत्पादन उपभोग के दोनों पक्षों पर उस क्षेत्र के मूर्धन्य लोग संभाल सकें तो उतने भर से संपन्नता नहीं न सही निर्वाह की सुविधा तो सुनिश्चित हो सकती है। जापान की अर्थनीति और प्रगति इसका उदाहरण है। आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन के लिए तमाम तरह की क्रांतियां होती रही हैं, पर उस सामाजिक क्रांति के लिए असाधारण व्यूह रचना करने एवं साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें नैतिक और बौद्धिक क्रांति की उत्कृष्टतावादी तत्वों का समुचित समावेश हो। राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रगति की बात सोचते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्र या समाज का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह व्यक्तियों के समुच्चय से मिलकर बनता है। वस्तुतः इनकी प्रगति की समृद्धि की प्रखरता समर्था की बात सोचना हो तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तित्व का स्तर समझना होगा और उस क्षेत्र की विकृतियों को विनष्ट एवं सत्वित्तियों को प्रखर कराने की योजना बनानी होगी। इससे कम में बात बनती भी नहीं। साधनों से सुविधा बढ़ती है यह ठीक है, लेकिन यदि व्यक्तित्व में निकृष्टता घुसी रहे तो बढ़ी हुई संपदा का दुरुपयोग होना और फलस्वरूप उतनी विपत्तियां बढ़नी निश्चित है जितनी कि अभावग्रस्त स्थिति में सहन न करनी पड़ती। उलझी अंटी का छोर तलाश करते करते बात वहां आकर रुकती है जहां व्यक्तित्व स्तर का केंद्र बिंदु है। मनुष्य की सामर्थ्य असीम है, पर उसे सत्प्रयोजनों में लगाने का अवसर भी तो मिले। यह कार्य कौन करे? निश्चित रूप से यह सामर्थ्य उत्कृष्टतावादी दर्शन में ही है। दर्शन से तात्पर्य उस अवस्था से है, आस्था से है, जो अंतराल की गहन परतों का स्पर्श करती है। कानूनी नियम और बौद्धिक प्रशिक्षण तो इस दिशा में बहुत थोड़ी सहायता कर पाते हैं। मित्रों, सच तो यह है कि अंतराल की आस्थाओं के निर्देशन, विचारणा और क्रिया प्रक्रिया का बलात् अनुकरण करना होता है। कानून और धर्मोपदेश दोनों ही उस स्थल में अपंग बने रहते हैं। आस्था का केंद्र ही व्यक्ति का ध्रुव नाभिक है। उस क्षेत्र को स्पर्श किए बिना व्यक्तित्व को उत्कृष्टतावादी नहीं बनाया जा सकता। संक्षेप में दर्शन की इस सामर्थ्य को सर्वोपरि महत्व दिया जा सकता है और उसे व्यक्तित्व एवं समाज का भाग्य विधाता कहा जा सकता है।